हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स, ये है आपका क्लास 9th चैप्टर 5th। हम लोगों ने डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में दो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में, दैट इज इलेक्शन यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन एक एसेंशियल एलिमेंट कह सकते हो आप, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है। गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज को, अपने लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर वर्किंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। वर्किंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं ताकि ये इजी वे से लॉज एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सके। यहां तक तो ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए डेमोक्रेसी में देखें भी तो दो इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो दो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। एक है आपके गवर्नमेंट और दूसरे हैं आपके पब्लिक, है ना। तो हम लोगों ने इस साइड वाली तो बातें कर लिया कि गवर्नमेंट को कैसे चूज किया जा रहा है, कैसे गवर्नमेंट अपने वर्क को परफॉर्म कर रही है, ये वाला तो हो गया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी का थर्ड एसेंशियल, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है वर्किंग इंस्टीट्यूशन, तो एक थर्ड एसेंशियल एलिमेंट वो है पब्लिक का राइट्स, अधिकार। पब्लिक का राइट्स जो ना सिर्फ पब्लिक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पब्लिक राइट्स कर क्या रहा है, ये प्रोवाइड करता है पब्लिक को प्रोटेक्शन, एट द सेम टाइम ये गवर्नमेंट को क्या करता है, लिमिट करता है। गवर्नमेंट को लिमिट करता है, मतलब मना करता है कि आपको ऐसे काम नहीं करना। अब इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए, यानी कि इसको प्रॉपर वे से ये समझने के लिए इसके इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक राइट्स, एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स है नंबर 1, एक एग्जांपल है ग्वांटानामो बे। ग्वांटानामो बे बेसिकली एक डिटेंशन कैंप है, डिटेंशन कैंप इन क्यूबा में। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया पूरा, है ना, ये आपका साउथ अमेरिका, है ना, इस तरह से कुछ। यहां पे आता है क्यूबा समवेयर। अमेरिका जो कंट्री है, या फिर कह लो गल्फ ऑफ मैक्सिको, अब तो इसको बोलने लगे हैं गल्फ ऑफ अमेरिका, खैर गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां पे आपको मिलता है एक छोटा सा आइलैंड, मतलब कंपेरेटिवली इसको ये क्यूबा है। तो यहां पे डिटेंशन कैंप बनाया गया जो अंडर कंट्रोल ऑफ यूएस कह लो, यूएस गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। अब जब 9/11 हमला हुआ, 9/11 यानी कि 9 सितंबर शायद 2001 या 2000 में हुआ था, तो इस टाइम पे जब ट्विन टावर गिराया गया, इसके बाद ऑलमोस्ट 600 पीपल को अरेस्ट किया गया। ऑलमोस्ट 600 पीपल डिटेन्ड पकड़े गए फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कई अलग अलग कंट्रीज से डिटेन किए गए कंट्रीज, और इनको ले आकर इस डिटेंशन कैंप में रखा गया एंड पुट देम इन दिस कैंप, इस कैंप में रखा गया। इन्होंने जो इन लोगों को पकड़ा था, एक तरह से, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज से लेके आए थे, तो इट वाज काइंड ऑफ किडनैपिंग आप कह सकते हो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। किडनैपिंग आप एक ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक लड़का है, एक बच्चा है, उसका नाम है एनस,
एनस, उनके फादर थे फादर का नाम था जमील, बुक में देख लेना वैसे दिया हुआ है, जमील अल बन्ना। ये कुछ समय के लिए मतलब कुछ ऑटोमेटिकली एक गायब हो गए और इनके बारे में पता चला आप कह सकते हो मीडिया के थ्रू, न्यूज के थ्रू पता चला कि ये जो है जेल में कैद है। इस जेल के अंदर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, इंटरोगेशन होता था, जो अगेंस्ट पूरी तरीके से ह्यूमन राइट के अगेंस्ट था, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था। इस मैटर के ऊपर एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है यहां के टॉर्चर के बारे में रिपोर्ट भी किया, टॉर्चर के बारे में रिपोर्ट जो है पब्लिश किया। तब पब्लिक को ये अवेयरनेस आया कि कितना ज्यादा यहां पे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इवन जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो यूएन के सबसे हेड है, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को बोला कि इस डिटेंशन कैंप को बंद करो। ही आस्क्ड टू क्लोज दिस कैंप, बट यूएस गवर्नमेंट डिनाइड, मना कर दिए, डिनाइड टू एक्सेप्ट। इस जो रिकमेंडेशन था उसको मना कर दिए। कहने का मतलब क्या है, इसमें जितने भी लोग जेल में गए, ठीक है, जितने भी लोग जेल में गए, पहली बात उनके राइट टू लाइफ का वायलेशन था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका वायलेशन था। इनकी कोई आजादी नहीं, इनको उठा के ऑटोमेटिकली जेल में डाल दिया गया, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कि उनको एक डाउट था, शक था कि इन्होंने किया हुआ है, उसके बेसिस पे उठा के जेल में डाल। इसके अलावा आप कह सकते हो राइट टू फेयर ट्रायल का, राइट टू फेयर ट्रायल यानी कि प्रॉपर कोर्ट केस वगैरह, ये भी मौका नहीं दिए। तो ये मेजर आप कह सकते हो इसमें राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट, मतलब बहुत सारे वो बना सकते हो। सी यूएस वालों ने उस कैंप को जानबूझ के यूएस में नहीं बनाया था ताकि ह्यूमन राइट्स को अवॉइड किया जा सके। तो एक तरह देख रहे हो आप, गवर्नमेंट बेशक है, इसके बावजूद भी जिन लोगों को जेल में डाला गया उनके पास ये राइट्स ना होने के कारण, या फिर उनके पास इस राइट्स का एंजॉयमेंट ना होने के कारण, ये अधिकार ना होने के कारण इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। सो ये कहने का मतलब इट्स अ लैक ऑफ राइट्स। और राइट्स कितना ना होना कितना ज्यादा डेंजरस है, आप एक एग्जांपल से यहां देख सकते हो। ये तो मान लीजिए किसी बाहर के कंट्रीज कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो कंट्री कमजोर है, वो अपने पब्लिक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जो कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। एक तो ये फेलियर दिखता है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे यूएस जो है किसी और कंट्री में रहने वाले लोगों के अधिकारों को वायलेट कर रहा है, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के पीपल के अधिकार को वायलेट कर रहा है। अब जरा विद इन कंट्री देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, यहां पे कंट्री रूल्ड बाई किंग। किंग का मतलब ये हो गया कि इट्स अ काइंड ऑफ हेरिडेटरी रूलर मींस नेक्स्ट राजा जो इनके बच्चे होंगे वो किंग बनेंगे। तो ये बात ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देयर इज नो वोटिंग
राइट्स, क्योंकि जो इनका लीडर है हेड ऑफ कंट्री, हेड ऑफ कंट्री कोई इलेक्टेड नहीं है, नॉट इलेक्टेड, इलेक्टेड तो है नहीं, तो वोट करके करेंगे क्या लोग। दूसरी बात, यही किंग जो है, किंग अपॉइंट करते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अब आप सोच के देखो, अगर ये अपॉइंट कर रहे हैं जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, तो ये सब के सब किसके प्रति वफादार होंगे? दे ऑल अकाउंटेबल टू ऑलवेज अकाउंटेबल टू किंग को अकाउंटेबल होंगे। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पब्लिक को जो है, पब्लिक नॉट अलाउड टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। मीडिया कोई ऐसा रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता है जो अगेंस्ट द रूलर हो। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट अगेंस्ट रूलर के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट नहीं पेश कर सकते। पब्लिक के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कोई फ्रीडम नहीं है आपके पास। अगर आप अगर नॉन मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन इन प्राइवेट। आप प्राइवेट में अपना रह के जो है जो भी प्रैक्टिस करना है करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पब्लिकली आप मुस्लिम हो तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई और रिलीजन को कैरी नहीं कर सकते हो। गुड। नेक्स्ट बात, वुमेन की अगर बात करें, वुमेन फेस ह्यूज रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे इनके ऊपर लिमिटेशन, बहुत सारे। सो एक तरह से इक्वालिटी इनको नहीं थी। इवन अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इश्यू हो जाए, इन दैट सिचुएशन टू वुमेन टेस्टिमोनी is equal to one man testimony। मतलब कोई गवाह बनता है ना, तो दो वुमेन का गवाह जो है इक्वल टू वन मैन के इक्वल। यानी अगर कोई इश्यू हो जाए और अगर एक वुमेन कह रही है कि जो है ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, और वहीं पे एक मैन बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तो मैन को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। तो यहां पे आप देखिए कितने राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कितने राइट्स वायलेट हो रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास नो वोटिंग राइट्स, यानी राइट टू वोट आपका वायलेट हुआ, पहला चीज। दूसरा, नो पॉलिटिकल राइट्स, आप पॉलिटिकल पार्टी वगैरह नहीं बना सकते पॉलिटिकल राइट्स, तो आपका पॉलिटिकल राइट्स वायलेट हुआ। तीसरा, नो फ्रीडम ऑफ मीडिया, नो फ्रीडम, मीडिया का मतलब एक्सप्रेशन कर देते, नो फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी चलेगा। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये हो गया कि आपको रिलीजियस फ्रीडम नहीं था, तो नो रिलीजियस फ्रीडम। नॉन मुस्लिम, ये तो चलो ठीक है, हो गया। वुमेन के साथ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो देयर इज नो इक्वालिटी सोसाइटी में। तो फिर हमें लगेगा ना कि नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री तो कम से कम ऐसा तो नहीं करेगा ना।
तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो सऊदी अरेबिया का था। और ऐसा सिर्फ एक ही कंट्री नहीं है, ऐसे मल्टीपल कंट्रीज हैं जहां पे सऊदी अरेबिया मान लीजिए एक रिलीजियस कंट्री, मल्टीपल कंट्रीज जो है रिलीजियस कंट्रीज है, जिसके कारण पब्लिक को कहीं ना कहीं लोगों को जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। इसको मिटाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री चल रहा है उसमें क्या सिनेरियो है। तो हम लोगों ने यूएस की स्टोरी देख लिया, हम लोगों ने एक कंट्री विद इन कंट्री की स्टोरी देख लिया, अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री की भी देख लेते हैं, दैट इज कोसोवो। आज के टाइम में तो कोसोवो आपको मिल जाएगा अमेरिका, यूरोप का आप मैप देखोगे आपको इटली मिलेगा, इटली से जस्ट आप इधर बढ़ोगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा कोसोवो। अर्लियर पहले का जो सिचुएशन जो हम लोग मैटर डिस्कस करेंगे, ये एक यूगोस्लोविया कंट्री था, यूगोस्लोविया कंट्री था, ये उसका प्रोविंस हुआ करता था। प्रोविंस का मतलब जिस तरीके से हमारे स्टेट होते हैं, प्रोविंस हुआ करता था। तो मान लीजिए ये आपका यूगोस्लोविया है और इसमें आपका यहां पर कोसोवो है, ठीक है। आप इस कंट्री को पिक करोगे तो देखोगे यहां पे एक कम्युनिटी होती है सर्ब, सर्ब कम्युनिटी इस कंट्री के अंदर पूरा फुल मेजॉरिटी में, थ्रू आउट द कंट्री मेजॉरिटी जो है सब बेसिकली क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। बट विद इन कोसोवो, इस कोसोवो स्टेट में दूसरे कम्युनिटी है अल्बेनियन, ये थोड़े मेजॉरिटी में, अल्बेनियन ये इस स्टेट में मेजॉरिटी में है, बट मेजॉरिटी इन कोसोवो, लेकिन बट ओवरऑल ये क्या है, माइनॉरिटी मतलब इनका परसेंटेज बहुत कम है ना। हुआ क्या, एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है, यहां पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है सर्ब कम्युनिटी के, गवर्नमेंट फॉर्म बाय सर्ब लीडर इनका बनता है, नाम था उनका मिलोसेविक, मिलोसेविक। इंपॉर्टेंट वैसे नाम नहीं है बट हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लेना मिलोसेविक के बारे में। तो मिलोसेविक ये लीडर थे। अब ये इनको सपोर्ट किसका था, सर्ब्स का। अब इनका जो है हेट टुवर्ड्स अल्बेनियन था, ये बेसिकली मुस्लिम थे, दिस वर द इस्लामिक सुन्नी मुस्लिम थे, ठीक है, ये मतलब ये भी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। सर्ब का इनका आपस में हेट हुआ करता था, दे हेट टू ईच अदर। ना जब ये आए, गवर्नमेंट इलेक्टेड है, दे स्टार्ट टू सप्रेस द अल्बेनियन के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिए। जैसे एक स्टोरी है, स्टोरी का मतलब एक अपनी कोई बात को शेयर करना है। नाम है उनका बतीशा होक्सा, एक लेडी है, इनकी एज लगभग 74 इयर्स। ये उस टाइम की स्टोरी बता रही है कि व्हेन आई वाज 74 इयर्स एंड शी बिलोंग्स टू ये अल्बेनियन थी, ठीक है, यानी एक मुस्लिम लेडी थी। 74 इयर्स इनका एज था। इनके हस्बैंड जिनका नाम था इज़ेत, जो कि 77 इयर्स के थे। ये बताते हैं कि अचानक से एक दिन सर्बियन ट्रूप्स यानी कि सैनिक एंटर्ड इन हर हाउस, इनके घर में घुसा और इनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, वेयर इज योर चिल्ड्रन कहाँ पे। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। इतने में इन्होंने 3 गन फायर ऑन इज्जत को 3 गोलियां मार दिए। ये तो यहीं पे डेथ कर गए। इन लेडी से इनके मैरिज रिंग को निकाल लिया गया, मैरिज
रिंग को निकाल दिया गया एंड इनको घर से बाहर निकाल दिया गया, आउट ऑफ हाउस, और हाउस में फिर आग लगा दिया गया, फायर, और ऐसे ह्यूज लेवल ऑफ सप्रेशन किया। फाइनली जाके इनके खिलाफ जो है, इनके खिलाफ ट्रायल हुआ, ट्रायल इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट, किस बात के लिए? अगेंस्ट, दैट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इस चार्ज पे फिर फाइनली इनके साथ कोर्ट केस हुआ। बट अगर आप इस चीज को देखो, ऑब्जर्व करो, तो यहां पर कह सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्टिल लैक क्या किया? माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। कोई ऐसा राइट नहीं था जिसके राइट के थ्रू इनका जो है माइनॉरिटी ये प्रोटेक्ट किए जा सके, अल्बेनियन। बाकी इनका और तो वायलेट तो हुआ ही, जैसे राइट टू लाइफ वायलेट हुआ, राइट टू लाइफ, है ना। दो दे हैव की पॉलिटिकल राइट था इनके पास वोटिंग राइट्स था, सारे के सारे राइट्स थे, इसके बावजूद भी इनके साथ इतना अन्याय हुआ। रीजन ये था कि इनको माइनॉरिटी राइट्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं राइट्स जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट को, सी अब ये व्यक्ति जो है, इन्होंने गवर्नमेंट जो बनाया था वो तो इलेक्टेड थे ना, ये इलेक्टेड थे, प्रॉपर वैसे इनका इंस्टीट्यूशन था, वो भी वर्क कर रहा था, लेकिन गलत बंदा अगर आ गया तो दैट्स व्हाई द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। जो कौन काम करता है? राइट्स ही जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाता है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। सो व्हाट एग्जैक्टली इज राइट? राइट है क्या? राइट्स होते क्या है, उसका डिफिनेशन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज राइट्स? राइट्स को अगर डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन से लाइक राइट्स आर reasonable claims of person। रीजनेबल क्लेम होता है राइट्स, जो कि आप कह सकते हो रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन recognized by society and sanctioned by law। लॉ के थ्रू वो सैंक्शनड हो, सोसाइटी के थ्रू वो रिकॉग्नाइज्ड हो, देन वी कॉल इट राइट्स। नाउ इसमें तीन बातें जो हमें इंपॉर्टेंट फोकस करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है उसको। दैट इज, एक तो रीजनेबल क्लेम, दूसरा सोशल रिकॉग्निशन, एंड तीसरा सैंक्शन बाय लॉ। नाउ रीजनेबल क्लेम क्या डिफाइन कर रहा है, पहले इसको समझते हैं। रीजनेबल क्लेम, फर्स्ट थिंग, राइट्स जो होता है, राइट्स कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कह सकते हो राइट्स जो है, राइट्स ऑलवेज हैव सम ऑब्लिगेशन। कुछ न कुछ जो है आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। कहने का मतलब, आप हर एक डिमांड को, यू कैन नॉट कंसीडर ऑल डिमांड cannot be considered as rights। कहने का मतलब ये, अगर मैं किसी एक राइट को पिक करूं, जैसे आस्किंग फॉर इक्वलिटी, या फिर ऐसे कह लो आस्किंग, चलो यही करते, आस्किंग फॉर इक्वलिटी कैन नॉट मेक अदर इंफीरियर। आप ऐसे किसी अधिकार मतलब मत मांगो जिसके कारण जो दूसरा व्यक्ति इंफीरियर फील करे, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग गेम इज राइट। ठीक है, ये एक बार के लिए राइट हो सकता है, बट
ब्रेकिंग विंडोज कैन नॉट बी। तो कहने का मतलब रीजनेबिलिटी समझ में आ रहा होगा। जैसे आपके पास अधिकार है बोलने का, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि आपके बोलने से किसी की जो है वैल्यू डाउन हो, किसी को आप जो है डिसरिस्पेक्ट करो, ये नहीं कर सकते हो। जैसे कंट्री के खिलाफ कोई बोलता है तो आपको बोलने की पूरी, लेकिन आप कंट्री के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये आ जाता है रीजनेबल क्लेम में। सो रीजनेबल क्लेम, आपका जो अधिकार होगा, ठीक है, उसका रीजनेबिलिटी होना चाहिए, जो राइट्स है उसका रीजनेबिलिटी होना चाहिए। गुड। रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, सेकंड इसको समझते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, इसका मतलब क्या है बेसिकली? डिफरेंट सोसाइटी हैव अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉ। डिफरेंट सोसाइटी हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ, ऐसे कह लो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जैसे अगर मैं आज से 200 साल पहले बोलूं, मान लो आज से 200 ईयर्स एगो, 200 ईयर्स एगो, अगर मैं 200 साल पहले कहूं कि जिस टाइम पे वुमेन का वोटिंग राइट्स मांगना कंसीडर्ड एज ए इलीगल, वुमेन आस्किंग फॉर वोटिंग राइट्स, उस टाइम पे वोटिंग राइट्स कंसीडर्ड एज इलॉजिकल कह लो, है ना। अगर उस प्रोस्पेक्ट में जाओगे, उस टाइम के हिसाब से जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि, या ऐसे कह लो, डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट सोसाइटी हैव डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉ, या डिफरेंट कंसीडरेशन, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे समझो। 200 साल पहले अगर वुमेन वोटिंग राइट्स अगर मांगेंगी उस टाइम पे, तो आपको लगेगा क्या इलॉजिकल बातें कर रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट नॉट गिविंग वोटिंग राइट्स टू वुमेन इज कंसीडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। मतलब समझ लो, ये उस टाइम का सोसाइटी था, 200 साल का सोसाइटी था, जो वोटिंग राइट्स को इलॉजिकल मांग रहा है। जो आज का सोसाइटी है, ये इसी अधिकार को जो है एक तरह से अगर नहीं देने पर क्या क्या कहा जाएगा कि ये एक तरीके से पूरा का पूरा भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं लॉ जो है वो इवॉल्व हो जाता है। लॉ नहीं, सोसाइटी इवॉल्व होती है। सोसाइटी जो है इवॉल्व होती है। इवॉल्व होती है तो जो उसका एक, जिस आप कह सकते हो एक सर्टेन पॉइंट को लेकर सर्टेन माइंडसेट होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग यही एग्जांपल लिए। थर्ड, सैंक्शनड बाय लॉ। सैंक्शन बाय लॉ मीन्स मोरल राइट्स कैन नॉट सर्व द पीपल। मोरल राइट्स इज नॉट सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हम लोग यूएस का ग्वांटानामो बे का ही ले लेते हैं। यूएस का जो डिटेंशन कैंप था, डिटेंशन कैंप, दैट इज ग्वांटानामो बे, जो कि क्यूबा में। यहां पर जो प्रिजनर्स जो थे, इनका मोरल राइट था कि दे शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ टॉर्चर। इनका ये मोरल राइट था कि इनके साथ जो है टॉर्चर नहीं होना चाहिए। इनका टॉर्चर नहीं करो, आपको ठीक है, आपने इनको पकड़ा है, इन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है, दे शुड प्रेजेंट बिफोर कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट को डिसाइड करने तो क्या करना है, ये मोरल राइट। बट ये जो अधिकार था, बट इट वॉज नॉट, कह सकते हो, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स
नॉट सैंक्शन बाय, नॉट सैंक्शन बाय एनी लॉ, किसी लॉ के थ्रू इसको सैंक्शन नहीं किया गया था। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द रीजन, इस कोई अगर एक अधिकार है उसको प्रॉपर वे से लॉ के थ्रू सैंक्शन भी करो, तब जाके उसकी कोई वैल्यू होगा। सो दैट्स मेक द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द राइट्स। सो इट हैज टू बी रीजनेबल, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एज वेल एज इट हैज टू बी सैंक्शन बाय द लॉ। तो राइट्स के बारे में अगर हम बात करें कि राइट्स हमें जरूरत क्यों है, पहली बात तो ये डेमोक्रेसी का एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। किसी भी मतलब नीड क्यों है आप इसको अंदाजा लगा सकते हो। एक तो ये एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पब्लिक को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पब्लिक को। तीसरा, ये मिसयूज ऑफ पावर से प्रिवेंट करता है, या कह सकते हो लिमिट लगाता है गवर्नमेंट पे। ये लीगली गारंटीड होता है, लीगली गारंटीड, तभी तो इसका कोई वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी नीड राइट्स, एंड प्रॉपर वे से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए राइट्स होना बहुत जरूरी है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब जरा हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमें अधिकार मिले उसके बारे में भी थोड़ी बातें डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का मतलब ये है कि ये नेचुरल राइट्स है, मतलब इसका समझो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ काइंड ऑफ, फंडामेंटल का मतलब ये एक तरह से नेचुरल राइट्स है, मतलब इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है, नेचुरल राइट्स। नाउ इसका इंपॉर्टेंस आप इमेजिन करो कैसे। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट आया, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, कोई लॉ बनाता है, कोई पॉलिसी फॉर्म करते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, है ना, कोई ऑर्डर देते हैं। अगर ये ऑर्डर, ये पॉलिसी या फिर ये लॉ किसी भी तरीके से इस फंडामेंटल राइट को इंटरफेयर करेगा, मतलब इंटरफेयर करेगा, इन दैट सिचुएशन ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप कोर्ट जाओगे, कैंसिल हो जाएगा, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं कौन से, पूरे डिटेल में हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस एक ग्लिम्स, इसका बस एक आइडिया ले लेते हैं। सो नंबर 1 है हमारा राइट टू इक्वलिटी। नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी, मीन्स किसी के भी साथ जो है भेदभाव नहीं हो सकता है। छोटा सा ट्विक है, जैसे कि खैर इसके बारे में हम लोग कल ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट राइट टू इक्वलिटी का मतलब गवर्नमेंट कोई अगर काम कर रहा है, कोई लॉ बना रहा है, तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है ना। पब्लिक में कोई काम हो रहा है ऐसा, या पब्लिक मान लीजिए कोई एक ऐसा गैदरिंग है, आप ये नहीं कह सकते कि आप वो व्यक्ति आए और आप नहीं आओ, ऐसा नहीं हो सकता है। सबको, किसी को आप रोक नहीं सकते हो। कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, जॉब क्रिएट हो रहा है, तो आसानी से जो है सबको मौका मिलेगा, उसमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई जो अनटचेबिलिटी करता है वो भी इसके अंदर आ जाता है, प्रोटेक्टेड है। आप अनटचेबिलिटी एक्ट नहीं कर सकते हो। और ये भी है इसके अंदर कि जैसे पहले के टाइम में लोग टाइटल लेके घुमा करते थे, राजा साहब, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें जो भी था, वो टाइटल भी नहीं होल्ड कर सकते। तो ये जो है समाज में इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए ये राइट, तो ऐसा कोई लॉ नहीं बन सकता है जो समाज को, यानी कि किसी के साथ अनइक्वल बिहेवियर करते, वो लॉ कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आपको जो है आजादी होता है, आप जो है लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, पॉलिटिकल फ्रीडम होता है। इसके अलावा आप कोई बिजनेस करना चाहो, हाँ सब पे रीजनेबल क्लेम तो रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है मर्डर करते हो और आप बोलोगे ये मेरा बिजनेस है, मैं यही करूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पहले के टाइम में एक प्रोविजन चलता था जिसको बोलते थे, एक मेथड चलता था जिसको बोलते थे जजमानी मेथड। उसमें जैसे किसी व्यक्ति से, मतलब कोई व्यक्ति काम करता है, उससे आपने फ्री में काम करवा लिया, उसको पे नहीं किया, इट्स अ काइंड ऑफ कि वो आपको सर्व कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण सोशल सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट। तो आप जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, किसी का शोषण नहीं कर सकते हो। इसके अंतर्गत जो छोटे बच्चे होते हैं, आप बच्चों से काम नहीं करा सकते हो, यही प्रोटेक्ट करता है। इसके अंतर्गत जो वुमेन का ट्रैफिकिंग होता है, बच्चों का, जो छोटी बच्चियां होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचना, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान फंडामेंटल राइट में इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगेन हम लोग कल इसको थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे, अभी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो। राइट टू रिलीजन, आपको रिलीजियस राइट का पूरा अधिकार है। आपको जो भी धर्म फॉलो करना है आप वो धर्म फॉलो कर सकते हो, इंक्लूडिंग अगर आपको कोई धर्म फॉलो ही नहीं करना वो भी कर सकते हो। सारे के सारे धर्म आपके लिए, मतलब उस पर गवर्नमेंट कहीं से भी इंटरफेयर नहीं करेगा, या गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो आपके रिलीजन पे इंपैक्ट करे। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, जैसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, ठीक है, ट्राइब्स है, उनका अपना अलग कल्चर है, उनका अपना खुद का लैंग्वेज है, ये उनको प्रोटेक्शन के लिए भी ये दिया हुआ है कि वो अपने अधिकार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट में मदद करेगी, पूरी तरीके से वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, जो जिनकी संख्या कम है उनके लिए ये प्रोविजन दिया हुआ है। तो जो हमारे ट्राइबल है वो भी प्रोटेक्टेड है। हर एक धर्म, हर एक डिनोमिनेशन, जो भी चीज है सब कोई इसके अंदर आ जाता है। 5 हो गया। एंड 6 आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इनमें से कोई भी राइट गवर्नमेंट के द्वारा किए गए किसी एक्ट से आपका वायलेट हो रहा है, तो आपका संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, वो भी फंडामेंटल राइट के ही अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। आप सीधे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। कहां चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है। और ये भी किसके अंदर है? फंडामेंटल राइट में ही है। सुप्रीम कोर्ट में जाना मेरा फंडामेंटल राइट अधिकार है। सी, हम लोग न्यूज में बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट जो है किसी का, मतलब कोई घर गिरा रहा है, कुछ भी कर रहा है। आप एक बात समझो, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब इसके बाद हो जाता है उसको पनिशमेंट में, अब इसके बाद हो जाता है फिर चीजें पॉलिटिकल। सबको अपना चुनाव जीतना है, तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने फेवर में शो करके दिखाएगा, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शो करेगा। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसने क्राइम किया तभी। अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉपर वे से कि अगर किसी गवर्नमेंट ने या किसी पर्टिकुलर बंदे ने कुछ गलत किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो यहां से सर्व जो है पक्का होगा, ये डर है। बस जो चीजें न्यूज में रहती है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, दैट्स इट। तो आपको इस पे स्टिक होना है, इधर नहीं जाना है। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि हमारा संविधान इस तरीके से, और ये है भी भाई। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर वे से पढ़ोगे फ्यूचर में जाके, तब आपको समझ में आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसका रिमेनिंग पार्ट यानी कि ये वाले फीचर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन कल, ठीक। थैंक यू।